Today our topic is revenue recognition concept. Revenue means the amount which is added to the capital as a result of business operations. रेवेन्यू वो है जो हमारे बिजनेस में जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे होने आने वाली इनकम, या हम कहें कि जो भी पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, सेल करने के बाद, जो गुड्स को सेल करने के बाद जो भी पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, सिर्फ आने वाली वो अमाउंट, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तब हम बताते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या हमको कितना लॉस हुआ। तो रेवेन्यू क्या हुआ कि जो भी सेल करने पर या बिजनेस में कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो चाहे वो गुड्स को सेल करने पे हो, चाहे कोई सर्विसेज के सेल करने पे हो, या किसी भी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो हमारा जो है पैसा रेवेन्यू कहलाता है। Revenue is earned by sale of goods or by providing a service. रेवेन्यू सेल करने पर गुड्स को या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने पर हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। जब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को कंसेप्ट करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जिस टाइम पीरियड आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो हम कहते हैं, उसमें वो रेवेन्यू रियलाइज होना, वो उस टाइम की रेवेन्यू कही जाएगी। अब एक चीज और आ सकती है इसमें, ऑपरेटिंग साइकिल की बात, ऑपरेटिंग पीरियड की बात, या हम ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। गुड्स को आपने अगर मैन्युफैक्चर किया, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद आप उसको सेल करते हो, मींस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज किया, फिनिश गुड्स को सेल में चेंज किया, या फिर अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग नेचर का है, ओनली सेल परचेज करते हैं, तो जो भी आपका मटेरियल आया, पूरी जो भी आपने परचेज किया मटेरियल फिनिश गुड्स का, वो आप सेल करते हैं। तो उसको सेल करने में और आपके कैश डेटर्स को कैश में कन्वर्ट होने में, मींस सब कामों को करने में कुछ टाइम का, हम कह सकते हैं कि कुछ उसको टाइम लगता है। तो वो जो साइकिल हमारा चलता है, वो हमारे ऑपरेटिंग को दिखाता है, मींस हम जो काम कर रहे हैं उसको दिखाता है। ये साइकिल जो है लगभग 12 महीने का माना जाता है, जो हम अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। अकाउंटिंग पीरियड उसी ऑपरेटिंग साइकिल को ही कवर करके बनाया जाता है। किसी बिजनेस में ये 9 मंथ का भी हो सकता है, लगभग हम इसको 12 मंथ्स का मानते हैं। मींस जो भी हमारे रोज के काम हैं, ऑपरेशन जो हम बिजनेस की कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने हमको जो टाइम लगेगा, जो भी आपकी गुड्स बनाई गई उसको सेल करने तक का टाइम, आपके जो डेटर्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करने का टाइम, तो जो ये आपका बिजनेस रोज के काम जो आपके चलते जा रहे हैं, जो आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो साइकिल आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। इसका टाइम पीरियड लगभग 12 महीने का ही माना जाता है। किसी बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग वो कम का भी हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, पर्टिकुलर पीरियड की बात जो कही थी कि रेवेन्यू रियलाइज होगी। रेवेन्यू इज डीम्ड to be realized when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and he has legally become liable to pay the amount. जो रेवेन्यू है वो रियलाइज होने में, जैसे ओनरशिप, जब गुड्स की आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, किसी पर्सन को आपने सेल कर दिया, तो सेल करने पर जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो लीगल लाइबल हो जाएगा आपकी अमाउंट पे करने का। तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। इट शुड बी रिमेम्बर दैट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। वो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपको ये समझ लेना चाहिए, याद रखना चाहिए कि खाली कैश का रिसीव होना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। कैश नहीं भी रिसीव हुआ हो, अगर पर्सन को आपने
क्रेडिट में सेल करा है तो वो आपके लायबल हो गया है लीगली कि पे करने के लिए, तो वो भी आपकी अमाउंट का हमारा रिवेन्यू माना जाएगा, चाहे वो कैश में है चाहे वो क्रेडिट में है। For example, if a firm gets an order of goods on 1st January, supply the goods on 20th January and receive the cash on 1st April. एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि एक गुड्स का ऑर्डर आपने 1 जनवरी को रिसीव किया, सप्लाई की गुड्स को 20 जनवरी को और रिसीव किया कैश 1 अप्रैल को। तो देखो ऑर्डर रिसीव किया तब तक आप उसको रिवेन्यू नहीं मानेंगे। 20 जनवरी को जैसे ही आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी, आपकी तरफ से गुड्स चली गई, वो गुड्स किसी और पर्सन के पास ट्रांसफर हो गई तो उसका ओनर भी कोई और हो गया। जैसे ही ओनरशिप उसकी ट्रांसफर हुई उस दिन से आपकी रिवेन्यू जो है वो काउंट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 जनवरी से काउंट नहीं होगी, 20 जनवरी से जो है आपकी रिवेन्यू काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मींस आपने 20 जनवरी को गुड्स को सप्लाई कर दिया था, जब गुड्स सप्लाई हो गई तो उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई। रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, रिवेन्यू इनकम और अलग अलग केसेस में भी हो सकती है, जैसे रेंट का पैसा रिसीव होना, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होना, कमीशन का पैसा रिसीव होना, जो भी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है वो सारी रिवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द, अब यहाँ पर कहता है कि ये जो चीजें हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये टाइम बेस पर आप करेंगे। टाइम बेस कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2015, अगर 2015 मार्च का रेंट जो है आपको रिसीव हो रहा है अप्रैल में, तो वो कब का है? मार्च का है, तो आप उसको रिवेन्यू जो है वो मार्च की ही मानेंगे। तो विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31st 2015। उसके बाद बात आ रही है सिमिलरली इफ कमीशंस फॉर अप्रैल 2015 इज रिसीव्ड इन एडवांस in March 2015, it will be treated as revenue of the financial year commencing April 2015। वो कहता है कि अगर आपको अप्रैल की इनकम मार्च में रिसीव हो गई तो आप उसको किसकी मानोगे? अप्रैल की है तो अप्रैल की ही मानेंगे। तो इसी तरह से आप टाइम बेस को लेंगे। अगर आपको लेट मिल रहा है, मतलब मार्च वाला अप्रैल में जाकर मिल रहा है, तो मार्च का मिलेगा तो सही, चाहे क्रेडिट में है चाहे कैश में है, हम दोनों को ही नोट कर रहे हैं। सेम कमीशन की बात अब इसने कही कि अगर आपको एडवांस में मिल गया तो टाइम बेस को ध्यान में रखेंगे, जो जिस मंथ का है, चाहे मिला है चाहे नहीं मिला, वो उसी मंथ का ही इनकम या रिवेन्यू जो है वो कही जाएगी। तो यहाँ पर उसने मार्च का जब रिसीव नहीं हुआ था, अप्रैल में जाकर हुआ था, तब भी हमने मार्च का अमाउंट मार्च में ही काउंट किया था। अब नेक्स्ट केस में अप्रैल में दिखा रहा है कि अप्रैल में जो है रिसीव हो गया, मार्च में रिसीव हो गया अप्रैल मंथ का, तो वो अप्रैल का ही है, मार्च का नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इनकम जिस टाइम की है वो उसी टाइम पर ही मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो कुछ और एक्सेप्शन केस हैं जो इसको रूल के रिवेन्यू के लिए हैं। फर्स्ट है इन केस ऑफ सेल और इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। वो कहता है कि अगर आपने कोई सेल की है इंस्टॉलमेंट पे, जैसे आप कोई किस्तों में जब हम वो लेकर आते हैं, कोई फ्रिज ले आए आप या टीवी ले आए, तो उसमें क्या है कि आपने जितनी सेल, आपकी मान लो फ्रिज सेल हो चुकी है, अब हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे जब सेल किया जाता है तब ये माना जाएगा कि जितनी पेमेंट्स, जैसे मेरी फ्रिज 10,000 रुपए की है और मैंने उसको 10 महीने के लिए किस्त में बांधवा दिया, इंस्टॉलमेंट में बंधवा दिया कि मैं मंथली जो है वो 1,000 रुपीज जो है इंस्टॉलमेंट पे करूंगी। जब मैं इंस्टॉलमेंट 1,000 पे कर रही हूँ, अगर मेरे पास 5 मंथ कंप्लीट हो चुके तो मैं 5,000
पे कर चुकी। तो सेम जो पर्सन रिवेन्यू काउंट कर रहा है, जिस पर्सन ने मेरे को फ्रिज सेल किया है, वो क्या करेगा 5000 ही रिवेन्यू मानेगा। क्यों? रीजन, मान लीजिए मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आगे पे कर सकूं, तो वो क्या करेगा, मेरी फ्रिज उठाकर ले जाएगा, तो वो सेल नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए इस केस में, इंस्टॉलमेंट वाले केस में, यहाँ क्लियर बोल रहा है कि हम उतनी ही अमाउंट को इंस्टॉलमेंट मानेंगे जो आपने कलेक्ट कर ली है। ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान से समझना। In case of long-term construction project, it is difficult to postpone the revenue। तो यहाँ पर कहता है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है तो उसमें भी हमारा कितने लंबे समय तक चलता रहेगा, तो हम इसमें कैसे मान लें। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि रिवेन्यू जो है वो पोस्टपोन करना जो है मुश्किल हो जाता है। कि हम मान लीजिए कुछ पैसा आपको एडवांस में मिल गया, कुछ मिला ही नहीं, तो उसके लिए समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पेज है till the completion of a full contract. In such cases, that proportionate part of revenue which is equal to the part of contract completed by the end of the year is recognized as realized। तो यहाँ ये कहता है कि जो काम उस डेट तक कंप्लीट हो चुका है, हम उतने की ही रेवेन्यू मानेंगे, उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट जो है वो रिवेन्यू माना जाएगा जो आज तक कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए हम उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू नहीं मानेंगे, सिर्फ उतने पार्ट का मानेंगे जितने का वो कंप्लीट हो चुका है और जिसकी रिवेन्यू जो है रियलाइज हो चुकी है, उसी को ही हम रिवेन्यू मानने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या कहता है, इन केस ऑफ माइनिंग रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड in the accounting period when production is made even though a sale has not been made। माइनिंग के केस में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड की होगी। जैसे प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कर दिया गया है लेकिन अभी सेल नहीं भी हुई है, तो भी वो रिवेन्यू मानेगा। क्योंकि हम माइनिंग क्या है, खानों खदानों में से जब तेल या कुछ वो धातुएं जो हम कह सकते हैं कि निकलने की बात है, तो जैसे ही निकाल ली गई, प्रोडक्शन हो गया, तब ही हम उसको मान लेंगे कि हमारा ये पैसा जो है वो इससे आ जाएगा, चाहे वो सेल अभी नहीं ही हुआ हो। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो हमारे आए हैं, पहला हमारा था पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंस्टॉलमेंट वाला, जिसमें हम ये मान रहे थे कि जितने पैसे रिसीव होंगे, चाहे हम ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके, तब भी हम उसको सेल पूरी नहीं मानते। जितनी पैसे पेमेंट इंस्टॉलमेंट आ चुकी, कलेक्ट कर ली, हम उसको ही रिवेन्यू मानते हैं। सेकंड केस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, पूरे काम जितना आज तक हो चुका हो, जितना पैसा उस पर मिल चुका है, वही हम क्या है उसको मानेंगे कि वो हमारी रिवेन्यू है। और तीसरे केस में माइनिंग वाले में, अगर आपकी प्रोडक्शन हो चुका है, चाहे सेल नहीं भी हुई है, हम उसको प्रोडक्शन वाले अमाउंट को ही रिवेन्यू मानेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट जो है बहुत जरूरी है आपके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके बिना आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट में होता क्या है कि आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी कॉस्ट है उसको रिवेन्यू के साथ मैच करते हैं। मींस आप क्या करेंगे, कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ मैच करेंगे। जब आप कॉस्ट को रिवेन्यू के साथ मैच करते हैं तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी थी, मींस हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, और हमारे कॉस्ट वो प्रॉफिट जो है वो कितना आया है। मैच करने पर ही तो पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट क्या है। मैच किससे किया, आपने रिवेन्यू को कॉस्ट से, मींस जो आपका पैसा बिजनेस में आया और जहां जहां आपने खर्च किए उसको मैच करने पर, डिफरेंस निकालने पर ही आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता पाएंगे। तो यहाँ पर यही पॉइंट जो है हमारा है कि
According to this concept, to determine the net profit from business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. तो ये कहता है कि मैच करने पर आपको पता चलेगा फर्स्टली हम क्या कॉस्ट को करेंगे किसके साथ, रिवेन्यू के साथ, फिर हम उन दोनों को रिकॉग्नाइज, पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है मतलब पहचान करनी है कि कौन सी कॉस्ट जो है इसमें नोट की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी। तो जब भी आप मैच करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट हमारा है व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट व्हेटएवर पेड और नोट। हम रिवेन्यू जब कैलकुलेट करने वाले हैं तो हम उन सारे एक्सपेंसेस को नोट करेंगे जो पे हुए हैं चाहे नहीं हुए। मीन्स अब अगर क्रेडिट में अगर आपने कोई बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे और आपने अभी उसका रेंट नहीं पे किया है तो उस केस में हमारा वो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा जो पे नहीं हुआ है। तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल है कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे चाहे पे नहीं हुए चाहे हुए हैं उनको सबको नोट जो है करना ही है। पे कर दिए तो भी नोट करेंगे, जो पे नहीं करे उनको भी नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है when some expenses say insurance premium is paid partially for the next year also the part relating to next year will be shown as an expenses only next year not this year। अगर कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रखे हैं तो एडवांस वाले पे करने वाले वो उसी मंथ या उसी ईयर से रिलेटेड हैं जिस मंथ या ईयर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी है नेक्स्ट ईयर की आज ही, तो वो उसका बेनिफिट उसका इंश्योरेंस का फायदा जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो वो एक्सपेंसेस आपके नेक्स्ट ईयर के होंगे नोट दिस ईयर। दिस मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट विच बेनिफिट विल बी डेरिवाइड और रेवेन्यू विल बी अर्न इन फ्यूचर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स एंड द रेस्ट इज ट्रीटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो वही कह रहा है कि उसका बेनिफिट जो है वो आगे मिलेगा तो इसलिए हम उसको वो तब दिखाएंगे, लेकिन हम उसको कहाँ दिखाएंगे, पे तो आपने कर दिया, कैश तो आपका कम हो चुका पे करने से, तो आप क्या करोगे उसको एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाओगे और जो इस साल के हैं उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में ट्रीट करोगे। जो एडवांस पे किए वो अमाउंट आपकी एसेट्स रहेगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको एसेट साइड में कराया था अगर आपको याद हो तो। थर्ड पॉइंट हमारा है cost of the goods remaining unsold at the end of year together with the expenses incurred on it must be carried forward to the next year as these goods will be sold only during the next period as such the closing stock is carried over the next period as opening stock। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कॉस्ट जो अनसोल्ड स्टॉक की मीन्स जो गुड्स हमारी सेल नहीं हुई हैं उनकी कॉस्ट एंड ऑफ द ईयर पर आप क्या करेंगे एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं, इट मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक के एक्सपेंसेस बनकर शो होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपका सेल नहीं हुआ है वो अभी आपने उस पर खर्चा तो कर दिया तो वो क्या होएगा हमारा एसेट्स में शो होता है। जैसे सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके कहाँ शो हो रहे हैं एसेट साइड में क्योंकि आज आपने उसके लिए पे कर दिया है। सेम ऐसी गुड्स जो आपने बना दी हैं उस पर खर्च कर दिया है लेकिन सेल नहीं हुई है, सेल अगले साल होगी तो वो हमारा कहलाता है क्या इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप एसेट साइड में दिखाते हैं क्योंकि आज आपने उसके लिए पे कर दिया है, एडवांस में कह सकते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्थ, सिमिलरली इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू। जो आपने इनकम रिसीव की है वो क्या है आप ऐड कर सकते हैं रिवेन्यू में, मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यू।
जो आपने रिसीवेबल मींस रिसीव करनी है इन फ्यूचर, जैसे अभी आपने किसी पर्सन को उसका बेनिफिट दे दिया लेकिन आपने सेल कर दी, क्रेडिट में सेल कर दी, तो आपको उसका पैसा मिलना है, वो इनकम आपको मिलनी है, इनकम रिसीवेबल है। मींस बिल रिसीवेबल, डेटर्स, अगर आपको याद हो तो इनकम रिसीवेबल वो होगी जो बिल या डेटर से आपको पैसा रिसीव होना है। तो वो अगर आपको आज रिसीव नहीं भी हुआ है तो भी आप उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू मानेंगे। और अगर आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, आपने एडवांस में पे कर रिसीव हो रखी है, आपको इनकम रिसीवेबल अभी आपने पे करनी है, करी नहीं है, आपको मिलने वाली है, इनकम है मिलने वाली है। मींस आपने सेल किया था डेटर्स को और उससे अभी पैसा मिला नहीं है, वो इनकम अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी, तो उसको काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सेल कर चुके, वो ट्रांसफर हो चुका गुड्स का, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, 3 एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपने अभी सेल किया ही नहीं और आपको सेल का पैसा एडवांस में मिल गया, तो वो अभी आपकी इनकम नहीं है, इसलिए आप उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे और उसको ऐड करेंगे जो अभी नहीं मिली है। 11th point, objectivity concept. This concept requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the personal bias of either management or the accountant who prepare the account. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and voucher such as cash memos, invoice, sale, bill, pay-in slip, correspondence agreement, etc. तो यहाँ पर वो कहता है कि जो भी आप अकाउंट बनाओ ना, वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ही यही कहता है कि वो किसी पक्षपात भेदभाव से रहित होने चाहिए, पर्सनल बायस से रहित होने चाहिए। कि कहने का मतलब है कि किसी का भी इफेक्ट हम किसी के साथ पार्शियलिटी करके नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके हित के अकॉर्डिंग हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने अकाउंट्स वेरीफाई करने योग्य होने चाहिए, मींस वेरीफेबल होने चाहिए। अगर हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहां से हम अपने अकाउंट्स का डाटा ले रहे हैं, जैसे अगर आपने सेल की बात करी तो आपके पास सेल के बिल, सेल करने के लिए आपने जो कस्टमर को बिल दिए थे वो होने चाहिए। जब कैश मीमो, कैश में सेल किया तो कैश मीमो होना चाहिए, और अगर उधार में सेल किया तो उधार में आपका होना चाहिए, इनवॉइस होने चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपने परचेज किया है तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो बिल आपके पास होने चाहिए। अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया है तो आपको बैंक में पैसा जमा कराने पर मिलता है पे इन स्लिप। आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको क्या होता है कि पे इन स्लिप जो है, आप बैंक में जब जमा कराने लगते हैं तो आप एक फॉर्म भरते हैं जिसको हम पे इन स्लिप कहते हैं। तो वो पे इन स्लिप की जब जो हमारा कैशियर होता है बैंक का, वो क्या करता है, एक थोड़ा सा कागज जो है वो कट करके हमको दे देता है कि ये पैसे आपके पास प्रूफ हो गए कि आपने जो है वो पेमेंट कर दी है। तो दूसरी बात, हमारा कोई भी कोरस्पोंडेंस एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए, तो उनको भी क्या है हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि वहां से आपने जो बुक्स में नोट किया है वो आपके पास रिकॉर्ड में होने चाहिए ताकि आप वेरीफाई उसको कर सकें। For example, when the goods are purchased for cash, the transaction must be supported by cash receipt for money paid, and if the goods are purchased on credit, the transaction must be supported by a copy of invoice, delivery चालान। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर गुड्स जो है आपने परचेज की है कैश में, ट्रांजेक्शन की है जो भी, चाहे उसके लिए मनी पे की है चाहे नहीं की, चाहे क्रेडिट में करी है चाहे कैसे करी है, तो उसके लिए एक कॉपी बिल की, चालान की, इनवॉइस की वो होनी चाहिए। कैश करने पर कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए जिससे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और हम अपने उसको ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बना सकते हैं। मींस वो किसी के पक्षपात, भेदभाव या फ्रॉड के चांस जो है उसमें कम हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन historical assets can be historical cost of basis recording accounting
transaction because cost actually paid for an assets can be verified from the document। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका बिल था, आपने एसेट्स को जिस रेट पर खरीदा था आप उसी रेट पर ही नोट कर रहे हैं, तो इसीलिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, वो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को भी फुलफिल करता है, या हम कहते हैं उसको भी फॉलो करता है। तो इसीलिए हम इसमें वेरीफाई करने के लिए ही हिस्टोरिकल कॉस्ट में पुरानी वैल्यू को, पुरानी गुड्स को उसी रेट पर, या स्टॉक को या बिल्डिंग को, जो भी हमारी चीजें हैं, एसेट्स है, उनको उसी रेट पर दिखा रहे हैं। On the contrary, if assets are recorded on their market value, the objectivity cannot be adhered to because the market value very differ from person to person and from place to place। तो यहाँ पर अगर हम उसको मार्केट वैल्यू पर शो करते हैं तो मार्केट वैल्यू जो है पर्सन टू पर्सन जो है डिफरेंट आएगी, इसीलिए हम उसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि सब्जेक्टिविटी ना हो, इसमें ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट जो है हमारा आए। सेकंड पॉइंट जो है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। 2 मिनट में मैं दोबारा कनेक्ट करके करती हूँ, यहाँ पर वो फिर बीच में अटक जाएगा।